Hello students, welcome back. I am Arshdeep Singh and today we are going to discuss 8th chapter in detail. So I am going to start our session with a special one, that is computer and 100. Now we are discussing the 8th chapter. Same as functions in C++. Functions in C++. What do you mean by a function? Function is a main फीचर. फंक्शन क्या होता है? एक खास फीचर होता है ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू break the program into small segments. ये क्या करता है? एक प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है तो नहीं कह सकते हैं, अलग अलग टुकड़ों में प्रोग्राम को बना देता है, अलग अलग टुकड़ों में प्रोग्राम के टास्क करने लग जाता है, फिनिश करने लग जाता है. क्यों करते हैं हम प्रोग्राम में फंक्शन का यूज? इसलिए करते हैं क्योंकि फंक्शन बहुत ही काम का होता है. ये एक ऐसा कोड होता है जो हम रिपीटिशन ऑफ कोड से बच सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक कोड को बार बार लिखने से बच सकते हैं. आपको याद होगा मैंने आपको मेन पिलर्स ऑफ C++ बताए थे. PIER, P polymorphism, I inheritance, E encapsulation, R reusability. वैसे तो reusability का कॉन्सेप्ट क्लासेस में आएगा, क्लासेस के अंदर आएगा. हम एक क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रीयूजेबिलिटी. हम रीयूजेबिलिटी ही कर रहे हैं इसमें भी हम एक बार लिखे हुए कोड को इस्तेमाल कर रहे हैं दोबारा. तो ये भी रीयूजेबिलिटी हुई, हम एक कोड को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार यूज कर पा रहे हैं. तो C++ में फंक्शन का मतलब क्या है हमें समझ आ गया. फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ऐसा फीचर होता है जो हमारे कोड को तोड़ देता है, मतलब कुछ हिस्सों में, छोटे हिस्सों में बना देता है. अब इसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं? हमारा कोड फास्ट हो जाता है. क्यों फास्ट होता है? क्योंकि स्मॉल हो जाता है. एरर डिटेक्शन फास्ट हो जाता है एंड इजी हो जाता है. क्यों इजी हो जाता है एरर डिटेक्शन? क्योंकि हमें एरर ढूंढना, हमें पता चल जाता है एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड में ही वो गलती है. इसको अपडेट करना आसान है. और गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है. गलती बहुत ही कम होगी क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड कोड होता है. फंक्शन हमने एक बार बनाया, एक बार उसको कंपाइल कर लिया, एक बार हमने देख लिया, अब उसके बाद में हमें वही चीज बार बार यूज करनी है, तो वो कोड तो ऑलरेडी टेस्टेड है, इसमें तो गलती है ही नहीं, गलती की गुंजाइश ही नहीं. तो फंक्शंस बहुत ही बेनिफिशियल चीज है, इसलिए फंक्शंस को बार बार यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं. अब नेक्स्ट, फंक्शन का एक प्रोग्राम हम करेंगे जिसमें हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे. फंक्शन का एक प्रोग्राम है, लिखते हैं हैश include iostream dot h, hash include conio dot h. आप कहोगे कि मैं conio क्यों यूज करता हूँ, बुक में नहीं है? क्योंकि मैं get ch यूज करता हूँ, मैं clear string यूज करता हूँ, इसलिए conio लिख देता हूँ. आप नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, लेकिन get ch और clear string हमें लिखना चाहिए, इसलिए मैं ये यूज करता हूं. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम चाहें तो यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, यूजिंग नेमस्पेस std.
ये हम अब की लैंग्वेजेस में टर्बो सी प्लस प्लस में रिक्वायर्ड नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, वो लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो हम नहीं लिखते। अब उसके बाद में यहाँ पे आता है किसी भी फंक्शन का प्रोटोटाइप। मैं एक फंक्शन यूज करने वाला हूँ इंट एड इंट, के बाद में मेरा मेन आता है। मेन के अंदर मैं क्या करता हूँ, आते ही क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ और फिर मैं लिख देता हूँ सी आउट इंट लिया नहीं मैंने, वेरिएबल ले लिए, मैं पहले वेरिएबल ले लेता हूँ। ऐसे मैंने दो वेरिएबल ले लिए, इंट a इक्वल्स टू b 10, b इक्वल्स टू 20, एंड एक वेरिएबल ले लिया इंट c जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर करने वाला हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ c इक्वल्स टू एड a कॉमा b। इसको आने के बाद c आउट में कर देता हूँ sum is c। यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट h को क्लोज। मैंने आपको बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि जहां पे भी फंक्शन आएगा वहां पे तीन चीजें आएंगी। ये क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप है। आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे मत लिखना, आप यहाँ पे कमेंट लगा के, डबल लाइन कमेंट लगा के यहाँ पे लिख सकते हो फंक्शन प्रोटोटाइप। और क्या है, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है तो यहाँ पे बी डबल स्लैश, यहाँ पे फंक्शन कॉल। आई होप आप सभी को ये पता होगा कि मैं डबल स्लैश क्यों लगा रहा हूँ, ये कमेंट्स के लिए यूज होता है, सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए। अब फंक्शन का प्रोटोटाइप बन गया, फंक्शन कॉल हो गया, लेकिन फंक्शन क्रिएट नहीं हुआ। फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फंक्शन क्रिएट करने के लिए इसके नीचे करते होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो कोड ताकि आपको दिख जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट एड इंट एक्स इंट वाई, इंट स्पेस एक्स इंट स्पेस वाई है। अंदर आते मैंने लिखा इंट जेड, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रिटर्न जेड। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन बनाया। आप ये मत कहना कि ज्यादा सिंपल कर दिया, इतना सिंपल क्यों बनाया, क्या जरूरत है इस फंक्शन की। हम फंक्शन बड़े बड़े भी बना सकते हैं जिसमें ज्यादा काम कर रहे हो। मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ कि फंक्शन होता कैसे है, बनता कैसे है, कॉल कैसे होता है, उसके पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं, क्या क्या सिस्टम होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने मेन के अंदर आते, मेन से शुरू होता है, तो मेन के अंदर आते मैंने देखा, पहले कंपाइलर को पता लग गया कि एक फंक्शन होगा जिसका नाम ऐड होगा, जिसका रिटर्न टाइप इंट होगा एंड जिसके अंदर दो पैरामीटर पास होंगे इंटीजर टाइप के। आते ही मैंने क्लियर स्क्रीन करके दो इंटीजर ले लिए, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, और एक नया इंटीजर ले लिया c। मैंने क्या किया, c इक्वल्स टू ऐड फंक्शन कॉल कर दिया। c इक्वल्स टू क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो जो रिजल्ट वहां से रिटर्न आए वो यहाँ पे c में स्टोर हो जाए। ऐड ए बी से क्या होगा, जब ये लाइन चलेगी तो हमारा कंट्रोल ऑफ फ्लो यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जंप करके इधर जाएगा, तो यहाँ से चलना स्टार्ट होगा x और y, इंट x और इंट y। यहाँ से a और b हमने पास किया है, तो ये पहली वैल्यू पहले में जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे में जाएगी। x के अंदर a आ जाएगा, y के अंदर b आ जाएगा। तो x के अंदर कितना आ गया 10, y के अंदर आ गया 20। अब इंट z लिया हमने, z के अंदर हमने क्या कर दिया x प्लस वाई, 10 प्लस 20, 10 प्लस, ये भी कमेंट, 10 प्लस 20 हुआ तो क्या हुआ 30 आ गया। 30 को जेड में स्टोर कर दिया, रिटर्न क्या कर दिया हमने, रिटर्न 30। यहां से हमने जो 30 रिटर्न किया वो कहां पे रिसीव हो गया, सी में। सी के अंदर क्या आ गया 30। उसके बाद में हमने क्या लिखा हुआ, उसके बाद में हमने लिखा हुआ सी आउट। सी आउट का मतलब हमारी स्क्रीन पे कुछ प्रिंट होगा,
क्या प्रिंट होगा? प्रिंट होगा सम इज 30। ये हमारा आउटपुट हो गया। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप कहीं पे भी कोई भी प्रोग्राम लिख के हो वहां पे आपका आउटपुट लिखा होना जरूरी है। अगर पॉसिबल हो तो आउटपुट को इस तरह से बॉक्स में डाल देना। और स्पेशली एक चीज का ध्यान रखना, आउटपुट आपका क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे स्लैश एन या एंडल यूज करता तो ये 30 नई लाइन में आता, मैंने कुछ यूज नहीं किया तो सेम लाइन में आएगा। ch मतलब जब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो मेरी स्क्रीन तब तक रुकी रहेगी, मेरा आउटपुट तब तक स्क्रीन पे रुका रहेगा जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं कर देता, जब तक कोई गेट कैरेक्टर नहीं मिल जाता मेरे कीबोर्ड से। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है। इस तरीके को क्या बोला जाता है? कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू, मैंने आपको बोला था 3 तरह से फंक्शन को कॉल किया जा सकता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय एड्रेस। तो ये कॉल बाय वैल्यू है। अब कॉल बाय रेफरेंस भी आपको बताऊंगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट छाप लो अपने दिमाग में। अभी कॉल बाय एड्रेस करना हो, सेकंड स्टेप कॉल बाय एड्रेस। कॉल बाय एड्रेस करना हो तो मैं क्या पास करूंगा? यहाँ पे ए एंड बी पास नहीं करूंगा, ए एंड बी का एड्रेस पास करूंगा। तो पहले एक और चीज बची हुई है, जो पैरामीटर हम पास करते हैं, पैरामीटर्स के 2 नाम होते हैं। एक होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, वास्तविक प्राचल, वास्तविक प्राचल। एक होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स कौन से होते हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से होते हैं? तो एक्चुअल पैरामीटर वो पैरामीटर होते हैं जो एक्चुअली मेरे प्रोग्राम के अंदर यूज हो रहे हैं, जो मेरे प्रोग्राम का पार्ट है। ए और बी क्या है? मेरे इस मेन प्रोग्राम का पार्ट है, ए और बी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखे हैं। तो ए और बी मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, सी मेरा एक्चुअल पैरामीटर है। अब मैंने क्या किया, इनको पास कर दिया और यहाँ पे ये वैल्यू जाएगी, एंड यहाँ पे मैंने सेम मैं ए और बी में भी रिसीव कर सकता था, क्योंकि इनका स्कोप अलग है, यहाँ पे स्कोप अलग शुरू हो गया क्योंकि। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं, वास्तविक प्राचल क्या होते हैं और काल्पनिक प्राचल क्या होते हैं। तो एक्चुअल, वास्तविक, काल्पनिक, फॉर्मल या एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स। तो जो टेम्परेरी होते हैं, जो मैं यूज नहीं कर रहा, वो फॉर्मल होते हैं, जो एक्चुअल होते हैं मेरे प्रोग्राम के अंदर यूज होते हैं, वो एक्चुअल होते हैं। अब कॉल बाय एड्रेस आता है। कॉल बाय एड्रेस में मेरे को क्या करना पड़ेगा? कॉल बाय एड्रेस में मेरे को एड्रेस पास करना पड़ेगा, तो वो भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया था, वहां पे मैं एक नई लाइन ऐड करता हूं, तब मैं हटा देता हूं, क्या चीजें हैं। अब जब मैं पास क्या कर रहा हूं, पास में एड्रेस कर रहा हूं, रिसीव किस में होगा? रिसीव पॉइंटर्स में होगा, रिसीव पॉइंटर्स में होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एंड ए एंड बी पास कर देता हूं। यहाँ पे मेरे को एंड ए एंड बी और एंड सी भी पास करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है? क्योंकि जो भी टोटल हो रहा है तो टोटल मैं वहीं पे टोटल करके वापस उसी में स्टोर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चेंज कर देता हूँ, इंट 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 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कॉल करूंगा तो क्या कर दूंगा, एड एंड ए एंड बी, 3 वेरिएबल मैंने भेज दिए, 3 वेरिएबल का एड्रेस मैंने भेज दिया। अब यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम रहेगा। करना क्या है, मैंने यहाँ पे रिसीव करना है तो डायरेक्टली तो रिसीव हो नहीं सकता,
मेरे को क्या लेना पड़ेगा, मेरे को पॉइंटर्स लेने पड़ेंगे। इंट स्टार एक्स इंट स्टार वाई इंट स्टार जेड। और यहाँ पे मेरे को इंट की जरूरत नहीं है, कुछ रिटर्न ये करेगा नहीं, इसको अपने क्या लिखेंगे, वॉइड। ये क्यों लिखा है ये भी बता देता हूं। अब इसकी भी जरूरत नहीं है मेरे को, इस लाइन की भी। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्टार जेड इक्वल्स टू स्टार एक्स प्लस स्टार वाई, और रिटर्न में कर लेगा। अब इसका आउटपुट भी सेम आएगा, जब ये प्रोग्राम चलेगा तो इसका आउटपुट भी बिल्कुल सेम आएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा, सोचने वाली बात है। मैं यहाँ से कुछ वेरिएबल्स पास कर रहा हूँ। किस तरह के वेरिएबल्स पास कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को इंट स्टार करना पड़ेगा, मेरे को इंटीजर चाहिए होगा, पॉइंटर्स चाहिए होगा। यहाँ से मैं एड्रेस भेज रहा हूँ जो कि पॉइंटर्स में रिसीव होंगे, यहाँ पॉइंटर्स में आगे। पॉइंटर का मतलब क्या है, मैंने आपको बोला था जब भी मैं कोई वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मैंने वहां पे डिक्लेयर किया ए के अंदर 10, बी के अंदर 20 और सी खाली। ए का एड्रेस 1024, 1026, 1028 मान लो। अब मैंने क्या किया, मैंने इनका एड्रेस भेज दिया। एड्रेस भेज दिया तो मैंने इसको बोला कि तेरे पास 1024 वाली वैल्यू है, तेरे पास 1026 वाली वैल्यू है, तेरे पास 1028 वाली वैल्यू है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, स्टार एक्स स्टार वाई, मतलब 1024 पर जो वैल्यू पड़ी है वो प्लस 20 प्लस सॉरी 10 प्लस 1026 पर, क्योंकि वाई का मान क्या है 1026, स्टार लग गया मतलब 1026 पर जो वैल्यू पड़ी है प्लस 20। इसको क्या कर दो, सम करके कहां पे स्टोर कर दो, स्टार जेड से। स्टार जेड मतलब जेड क्या है 1028, 1028 की वैल्यू वाले स्थान पे क्या स्टोर कर दो, आउटपुट, मतलब 20 कहां पे स्टोर होगा, यहाँ पे। तो जब हम एड्रेस के साथ ही खेल रहे हैं तो हमें रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम एड्रेस यूज करते हैं या रेफरेंस यूज करते हैं, हम ओरिजिनल वैल्यूज के साथ ही हम चला रहे हैं, ओरिजिनल वेरिएबल्स के साथ ही काम कर रहे हैं। तो हमें फॉर्मल पैरामीटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने एक्चुअल पैरामीटर्स के साथ ही काम कर लिया। हमने एक्चुअल पैरामीटर्स का ही एड्रेस भेज दिया और उसी एड्रेस पे ही सारी ऑपरेशंस करके हमारे उसी एड्रेस पे हमारा रिजल्ट स्टोर हो गया और हमारा आउटपुट आ गया। अब एक और वेरिएशन बचा हुआ है, दैट इज कॉल बाय, वो और बता देता हूं, एक बार आप ये का दिमाग में स्क्रीनशॉट छाप लो। अब हम पॉइंटर नहीं पास करेंगे, अब हम कुछ और करेंगे। क्या करेंगे वो भी बता देता हूं। हम तीन ही वैल्यू भेजने वाले हैं। पहला एंड यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसको दोबारा साफ इंट एंड इंट एंड इंट, कुछ ऐसा डिक्लेयर करने वाले हैं जिसमें उपनाम हम बनाने वाले हैं। तो हमने A10 B20 ले लिया, C आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ से क्या भेजने वाले हैं, यहाँ से हम ABC ही भेजने वाले हैं। यहाँ से हम पास करेंगे A, B, C। अब ये रिसीव कहाँ पे हो रहे हैं, ये रिसीव जहाँ पे होंगे वहां पे थोड़ी सी कहानी है, क्योंकि हम कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ या उपनाम। यहाँ पे मैंने रिसीव कर लिया एक्स वाई जेड।
अब जब मैं ऐसा लिखता हूं, मैंने आपको बताया था कि जब मैंने ए लिखा, ए से ऐसा बॉक्स बन गया जिसका एड्रेस 1024 है। बी लिखा, बी से ऐसा बॉक्स बन गया जिसका एड्रेस 1026 है। सी लिखा, सी का एड्रेस 1028 है, ऐसा बॉक्स बन गया जिनके अंदर 10 और 20 टोरस ही खाली है अभी। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से ABC भेजा, ABC को मैंने किस में रिसीव किया, यहाँ से भेज रहा हूँ और रिसीव किस में हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा आ रहा है कि एंड x बराबर a, एंड y बराबर b, एंड z बराबर c, एंड या एम्परसेंट। एंड का मतलब जब मैंने आपको बोला था कि जब ये एंड या एम्परसेंट का साइन लेफ्ट हैंड साइड में लग जाए, इसका मतलब है कि हम उपनाम बना रहे हैं उसी वेरिएबल का। मतलब क्या हुआ, a का उपनाम x हो गया, b का उपनाम y हो गया और c का उपनाम z हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सिंपली पहले की तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, उन्हीं वेरिएबल्स के उपनाम है और यहाँ पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें भी हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं, z में ही वैल्यू स्टोर हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 प्लस 20 करेंगे, 30 किस में आ जाएगा, z में आ जाएगा और वो रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे तो डायरेक्टली हमारा आउटपुट आ जाएगा 30। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, इस चीज को बोला जाता है कॉल बाय रेफरेंस। अब तीनों में फर्क क्या है, मैंने बता दिया जल्दी जल्दी में, तो कुछ फर्क क्या आया, कहाँ पे फर्क है, जहां पे अपने कॉल करते हैं वहां पे फर्क है। अगर तो मैं वैल्यूज भेज रहा हूं सीधी और डायरेक्टली फॉर्मल पैरामीटर्स में रिसीव हो रही है तो कॉल बाय वैल्यू है। अगर मैं एड्रेस भेज रहा हूं और पॉइंटर्स में रिसीव हो रही है तो कॉल बाय एड्रेस है। पहले क्या था, जब मैं डायरेक्ट वैल्यू भेज रहा हूं और फॉर्मल पैरामीटर में रिसीव हो रही है तो क्या है, कॉल बाय वैल्यू। जब मैं एड्रेस भेज रहा हूं पॉइंटर में रिसीव हो रही है तो कॉल बाय एड्रेस। जब मैं वैल्यू भेज रहा हूं लेकिन उपनाम बन रहा है, उपनाम मतलब रेफरेंस बन रहा है उसी का, तो क्या बन गया, कॉल बाय रेफरेंस। अब जो उपनाम है और एड्रेस है उसमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती। जब हम वैल्यू भेजते हैं तो हमें रिटर्न करना पड़ता है। वैल्यू भेजते हैं तो हम एक्चुअल पैरामीटर पे कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम फॉर्मल पैरामीटर में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और उसको रिटर्न करके हम एक्चुअल पैरामीटर में स्टोर कर देते हैं। जब हम एड्रेस भेजते हैं तो उसी एड्रेस पे पड़ी वैल्यूज के साथ काम हो रहा होता है जो हमारे मेन एक्चुअल पैरामीटर्स है उन्हीं के एड्रेस पे। और जब हम रेफरेंस बनाते हैं तो हमारे जो मेन एक्चुअल पैरामीटर्स हैं उन्हीं के ही एक एक नाम और बन जाता है, एक एक रेफरेंस और बन जाता है, तो हमें उसमें भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं रहती। तो ये कहानी थी हमारी बेसिक कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस की। तो अभी हम इसके बाद में जो चीज बची हुई है वो हमारा दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक है फंक्शन ओवरलोडिंग और एक है इनलाइन फंक्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि आज के वीडियो में हमने इसको डिटेल डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में दो ही टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर देंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ, थैंक यू एवरीवन, गुड लक।